हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मिथ। आज के सेशन में हम कर्सर से रिलेटेड एक और सिनेरियो कवर करेंगे, जिसकी पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट समझाऊंगा और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हम उस प्रोसेस को अपने एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक टेबल आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक str_sql रन किया हुआ है। जस्ट आपको क्या करना है, इस स्क्रीन से str_sql लिखना है और अब यहाँ पे एक क्वेरी में चला रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन, जो मेरा लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश empf1। ठीक है, ये मेरे एक फाइल का नेम है emppf। अब जैसे ही यहाँ पे हम एंटर करते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे कॉलम क्या है, एम्प्लॉय आईडी और एज है। ठीक है, ऐसे अगर आपके पास कोई और पीएफ भी है तो उसमें और भी कॉलम्स हो सकते हैं, है ना। अभी के लिए मैंने जस्ट ये दो कॉलम ही रखे हैं। अब ओवरऑल हमारा प्रोसेस क्या रहेगा इसमें, जैसे अब तक जो भी हमने सिनेरियो ट्राई किया तो उसमें हम क्या कर रहे थे, एक कॉलम का डेटा पिक कर रहे थे। जैसे इस कॉलम के लिए डेटा पिक कर लिया, या फिर दो स्पेसिफिक कॉलम के लिए पिक कर लिया। बट सपोज आपके पास रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको पूरे फाइल में जो भी डेटा है, जितने भी कॉलम है, सबको अपने प्रोग्राम में रीड करना है। तो उस केस में हम कैसे कर्सर का यूज़ कर सकते हैं, वो इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले प्रोग्राम दिखाता हूँ। इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने वही कांस्टेंट डिक्लेयर किया जिसको हम यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ये है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने का पर्पस क्या है। डेटा स्ट्रक्चर से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं वो है एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको सिंपली इस तरह से लिखना है, dcl-ds। यहाँ पे ds का नेम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दिया टेबल 1 ds, या आप इसको कुछ भी दे सकते हैं ना, ये आपके ऊपर है। ext नेम लिखना है और फिर इस तरह से कोट में आपकी फाइल का नेम देना है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस फाइल को रीड कर रहे हैं। तो इस फाइल के लिए एक एक वेरिएबल अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर, अभी तो क्या है इसमें सिर्फ दो ही कॉलम है, तो दो कॉलम के लिए दो वेरिएबल बना सकते हैं। बट सपोज आपके पास यहाँ पे बहुत सारे कॉलम, 8 कॉलम्स हो टोटल, तो उन सब 8 कॉलम्स को रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 वेरिएबल बार बार डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस गलत है। तो उससे बेटर क्या रहेगा कि हम एक एक्सटर्नल डीएस बना लें। अगर एक्सटर्नल डीएस आप बनाओगे तो उस फाइल के जितने भी फील्ड्स हैं उनके वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएंगे एज ए डीएस फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स नेम और उस फाइल नेम का बताया कि emppf1। तो emppf1 में जितने भी कॉलम्स हैं वो एज ए डीएस फील्ड्स यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, फिर हम डायरेक्टली उनको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे कितना हमारा टाइम सेव हो जाएगा। इस एग्जांपल में सिर्फ हमारे पास दो ही कॉलम है फाइल में, बट हो सकता है आपके पास मोर देन 10 कॉलम्स भी हों या 20 कॉलम्स भी हों। तो उनको एक बार में आप अगर अपने फाइल में प्रोग्राम में डिक्लेयर करना चाहते हो तो उस केस में आप एक्सटर्नल डीएस का इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, कमिटमेंट कंट्रोल को सेट किया स्टार नन पे, और यहाँ पे हम हमारा कर्सर डिक्लेयर कर रहे हैं। तो कर्सर डिक्लेयर करने के लिए मैंने क्या लिखा है, exec एसक्यूएल जो है एग्जीक्यूट एसक्यूएल, डिक्लेयर गेट डेटा कर्सर फॉर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश emppf1। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, emppf1 को रीड कर रहे हैं सभी डेटा को। और ये कर्सर कैसे बनता है, डिक्लेरेशन का पूरा प्रोसेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। तो ये यहाँ पे क्या है, कीवर्ड है, ये इसका नेम है कर्सर का, और ये भी कीवर्ड है। और फिर यहाँ पे हम हमारी क्वेरी रन करना है। तो अभी अगर आप चाहो तो इस क्वेरी को टेस्ट कर सकते हो। ये एक ट्रिक है कि जब भी आप कोई कर्सर बना रहे हो तो उससे पहले उस क्वेरी को इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये डेटा आना चाहिए। ठीक है, तो कर्सर बन गया। कर्सर बनने के बाद में हम अपने कर्सर को ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया ओपन गेट डेटा। और यहाँ पे हम हमारे डेटा को फेच कर रहे हैं लूप के अंदर, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड है तो लूप रन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे चलाया कि जब तक एसक्यूएल स्टेट जो है वो इक्वल है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के, तब तक हम डेटा फेच करेंगे अपने कर्सर से। ये एक एसक्यूएल स्टेट कौन सा आ रहा है, अपने कर्सर का, कि जो कर्सर हमने ओपन किया उसका एसक्यूएल स्टेट ये चेक करेगा। और फिर बाद में इटरेशन के टाइम पे वो एक्चुअल जो क्वेरी चल रही है उसका स्टेटस चेक करेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, लूप के अंदर exec एसक्यूएल चलाया, फेच गेट डेटा इनटू। अब यहाँ पे एक एक वेरिएबल देने की नीड नहीं है, पहले हम क्या कर रहे थे, एक एक वेरिएबल पास कर रहे थे। बट अगर आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हैं तो उसमें सिंपल आप इस तरह से डीएस का नेम दे दोगे, तो वो सारी वैल्यूज उस स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। क्योंकि ये जो डीएस है वो भी एक्सटर्नल डीएस है, तो वो उसे पता है कि कौन से फील्ड्स हमारे फाइल में है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ये डेटा फेच कर लेगा। फिर हम चेक करेंगे कि अगर एसक्यूएल स्टेट जो है वो नॉट इक्वल है
वैलिड के मतलब अगर कुछ इशू है तो उस केस में सिंपल लीव कर देंगे, अदरवाइज हम दोनों वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी यूज़ कर रहे हैं, एज यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने डिक्लेयर तो नहीं किया, डिक्लेयर हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम एक्सटर्नल डीएस यूज़ कर रहे हैं और उस एक्सटर्नल डीएस का फील्ड क्या है, एम्प्लॉय आईडी है और नेम है। यही एडवांटेज रहता है एक्सटर्नल डीएस का कि आपको अलग से इसको डिफाइन नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली जो फाइल का फील्ड है उसका ही आपका वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा। इसके बाद में हमने एंडो किया और क्लोज कर किया कर्सर को, तो एग्जैक्ट एसक्यूएल लिख के क्लोज गेट डेटा, ठीक है, ये कर्सर का नेम है, स्टार INLR को ऑन कर दिया। तो अब इसको करते हैं कंपाइल एक बार और कॉल। तो पहले वैल्यू इसने प्रिंट करी 50, 12, 20, 1050, 1, 445, 90। तो अगर इसको आप टेबल को देखोगे तो 50, 20, 1, 90, 12, 1050, 545, 254। तो इस तरह से ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है, एक बार ये आईडी प्रिंट कर रहा है, दूसरी बार ये एज प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है, जब भी आप किसी अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो उस केस में आपको बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज मिलेंगे जहाँ पे हमें फाइल से सारा डेटा एक साथ फेच करना होगा। तो उस केस में एक एक फील्ड को डिफाइन ना करके आप इस तरह से एक्सटर्नल डीएस का यूज़ कर सकते हो और उस एक्सटर्नल डीएस को एज ए होस्ट वेरिएबल पास कर सकते हो अपने कर्सर के अंदर, तो जिससे ये प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करी, हमने ये डिस्कस किया कि इसकी नीड कब होगी, इसकी नीड तब होगी जब हम एक ही अपने फाइल के सभी फील्ड्स को एक साथ अगर प्रोग्राम में रीड करना चाहते हैं, तो उस केस में हम डीएस का यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल डीएस का। एक्सटर्नल डीएस का एडवांटेज ये है कि आपके फाइल के एक एक फील्ड को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली वो डिफाइन हो जाएगा जिसका भी आप नेम उसमें दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद में आप उस डीएस को एज ए होस्ट वेरिएबल क्वेरी के अंदर पास कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है जो मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे हमने यहाँ पे लिखा है EMPPF1, तो ये आपको इस तरह से कैपिटल में लिखना होगा। अगर सेम चीज़ मैं स्मॉल केस में लिखूंगा तो देखते हैं कंपाइल करने के बाद क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप फाइल का नेम दे रहे हो, जिसको भी आप रेफर कर रहे हो, तो वो कैपिटल में ही होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर देगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने EMPPF। अभी इसको करते हैं फिर से कंपाइल, तो इस टाइम ये कंपाइल हो जाएगा, ओके, ठीक है। और वही प्रोसेस कर रहा है। तो ये था पूरा ओवरऑल प्रोसेस कि कैसे हम एक्सटर्नल डीएस की हेल्प से किसी भी फाइल में जो भी डेटा है उसको कर्सर की हेल्प से कैसे फेच कर सकते हैं एक्सटर्नल डीएस का यूज़ करके। इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।